नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज का आर पार बेहद जोरदार होगा क्योंकि यूपी के चुनाव पर सबसे बड़े इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया पर अपनी बेबाक राय सामने रख दी है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के नेता ध्रुवीकरण नहीं कर रहे बल्कि लोगों का दुख और दर्द सामने रख रहे हैं। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली है, लेकिन सवाल उन नेताओं पर है जो बार बार ध्रुवीकरण की कोशिश में लगे हैं। कोई चुनाव जीतने पर किसी खास इलाके में कर्फ्यू लगवाने की बात कर रहा है तो कोई चुनावी लिस्ट को धर्म के आधार पर बांट रहा है। बीजेपी से लेकर एसपी तक और बीएसपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक कोई भी इस बंटवारे में राजनीति को पीछे नहीं छोड़ रहा। तो क्या ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन के सहारे यूपी जीतने का ख्वाब देख रही हैं तमाम पार्टियां? आज इसी मुद्दे पर होगा निर्णायक और जोरदार आर पार। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे कुछ नेता कम्युनल स्टेटमेंट्स देने लगे हैं जिससे कि कम्युनल पोलराइजेशन की बू आती है। ऐसे नेताओं से आपकी क्या वो रहेगी इस बार? मोदी जी ने पहले भी इनको काफ़ी चेतावनी दी है। देखिए, आप इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर मत देखिए। उत्तर प्रदेश की एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हुई, जिस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति हुई, इसके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो वो जनता की आवाज उठाता है, मगर कम्युनल प्रचार नहीं करना चाहिए। पश्चिम में जो पलायन होता है उसके लिए हम टास्क फोर्स बनाते हैं। इसको अगर कोई कम्युनल कदम कहता है तो ये पश्चिम के नागरिकों का अधिकार, संवैधानिक अधिकार हम उनको दे रहे हैं। बच्चियों को प्रताड़ना कर रहे हैं जिसके कारण बच्चियों को माँ बाप कॉलेज में नहीं भेजते। इसके खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड बनाती है, हमने वचन दिया है इसमें कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे जो इस प्रकार की प्रताड़ना से छात्राओं को बचाएंगे, तो ये कम्युनल बात नहीं है, ये वो छात्रा का अधिकार है। यूपी चुनाव पर सबसे बड़े इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से ध्रुवीकरण के खिलाफ है, लेकिन एसपी, बीएसपी से लेकर ओवैसी तक और खुद बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान संदेह के घेरे में आते हैं। जरा सुनिए बीएसपी सुप्रीमो का ये बयान। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए, 97 यानी कि 3 कम 100 3 कम 100। और इसी बीच बीजेपी नेता सुरेश राणा ने भी बेहद भड़काऊ बयान दे डाला। कि सुरेश राणा का इलाज कर दिया और मेरा मार दिया तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों। यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं। समस्या का समाधान निकलेगा और मान करके चलिए कि 1 साल के अंदर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ सामने आएगा। हालांकि न्यूज 18 इंडिया को दिए अपने इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि कानून के दायरे में ही राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकाला जाएगा। निश्चित रूप से कमिटेड है, संवैधानिक मर्यादा के अंदर रास्ता निकालकर राम मंदिर के निर्माण करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन सवाल कुछ नेताओं पर है जो जमकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जनता के लिए विकास जरूरी है या बंटवारे की सियासत? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, लेकिन पहले विश्लेषण ध्रुवीकरण में वोट का विश्लेषण सुनिए। ध्रुवीकरण की कोशिश या जनता की आवाज? विकास से ज्यादा धर्म की राजनीति को क्यों बार बार अहमियत मिलती है? मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है? कुछ नेताओं ने धर्म के आधार पर बांटी है अपनी चुनावी लिस्ट। हमारे सामने ऐसे कई नाम हैं और अपना अपना पैनल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आर पार की इस
बड़ी बहस में, देश की बड़ी बहस में मेरे साथ रंजीत रंजन है, जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी की, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, प्रवक्ता है। मेरे साथ एमएच खान है, नेता बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर और भी मेहमान जुड़ेंगे और संबित पात्रा होंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन रंजीत रंजन, मेरा पहला सवाल आपसे, और पहला सवाल आपसे अमित शाह के उस इंटरव्यू पर जो उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को दिया है। अमित शाह ने अपने बयान में कहा है कि इसको ध्रुवीकरण मत मानिए, इसको पोलराइजेशन मत मानिए, ये आम जनता की आवाज है। अगर कैराना में बच्चियां पढ़ने नहीं जा सकती तो उनकी आवाज उठाना गलत कैसे है? आवाज कट कट क्या आ रही है? आवाज मिल रही है रंजीत रंजन आपको मैं मेरी? बोलूं? जी बोलिए। हेलो, बीच बीच में कट रहा। देखिए, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी और हम लोग पंजाब में कैंपेन में थे, अभी आके मैंने पढ़ा। बड़े सारे सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए हैं, मुझे लगता है आई विश कि मैं उनसे दोबारा सवाल कर पाती। उन्होंने जो गौ हत्या के बारे में कहा कि भाई दूध की कमी हो रही है, तो मेरा सवाल है, क्या भैंस और बकरी दूध नहीं देती हैं क्या? जहाँ तक महिलाओं और बच्चियों का सवाल है, उनके लीडर विनय कटियार साहब को महिलाओं की खूबसूरती के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो वो महिला का सम्मान किस तरह से करेंगे? हर चुनाव में उनको राम मंदिर याद आ जाता है, वो धर्म की राजनीति किस तरह नहीं करेंगे? मनमोहन वैद्य जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये पूरी मिली भगत होती है, जैसे इन्होंने बिहार में कहा। योगी आदित्यनाथ दूसरा सुर अलाप रहे हैं, ये जिस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं, आज भी वही राजनीति कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा सबक आप देखते जाइए, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा। 5 प्रदेशों में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इस बार प्रधानमंत्री के एक भी भाषण में उन्होंने आखिर नोटबंदी क्यों किया? डीमोनेटाइजेशन अलग मुद्दा है, ध्रुवीकरण अलग मुद्दा है। आप कंफ्यूज कर रही है दोनों मामलों को। एक भी अपनी राय रखिए। बोलिए। आप कंफ्यूज कर रही है दोनों मामलों को। डीमोनेटाइजेशन अलग मुद्दा है, ध्रुवीकरण अलग मुद्दा है। आप ध्रुवीकरण और डीमोनेटाइजेशन में लिंक अप कैसे कर रही है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अगर मैं बताइए। अब मैं जवाब दूं? बिल्कुल, डीमोनेटाइजेशन एक अहम मुद्दा है। पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, 5 प्रदेशों में ये गुमराह कर रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति करके, जात मजहब और नफरत की राजनीति करके। बल्कि प्रधानमंत्री को जवाब ये देना चाहिए था कि काला धन, फेक करेंसी और भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं हुआ और बैंक में पैसे आ गए, तो कौन सी राजनीति और कौन सा भाषण वो उत्तर प्रदेश और पंजाब में दे रहे हैं, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि उनके मुद्दे क्या हैं। जी, मैं अब रुक करता हूं सीधा बहुजन समाज पार्टी का। और खान साहब, आपसे पहला सवाल मैं पूछ लेता हूं, और मेरा एमएच खान साहब आपसे पहला सवाल यही है। ध्रुवीकरण की जब हम बात करते हैं, तो जब चुनावी लिस्ट को धर्म के आधार पे बांटा जाता है, मुस्लिम और हिंदू के नाम पे बांटा जाता है, तो वो ध्रुवीकरण की सियासत नहीं होती क्या? आप नहीं कर रहे वो? कहां हिंदू और मुस्लिम धर्म की सियासत की बात कर रहे हैं हम हाँ नहीं, हिंदू मुसलमान की कहां हम बात कर रहे हैं। हम अगर मुसलमानों को टिकट 97 का डिक्लेयर किया हमने, तो ब्राह्मणों का भी किया, वैश्य का भी किया, और ठाकुरों का भी किया, और लेकिन फोकस रखा 100 से कम 3। आपने फोकस रखा 100 से कम 3, 97 मुसलमानों को टिकट दिया। अरे तो 3 जनवरी 2017 को क्या बोली थी मायावती? बताइए आप। पता है ना आपको क्या बोली थी? तो ध्रुवीकरण तो आप भी चाहते हो, हम दे रहे हैं, आप आरोप सिर्फ बीजेपी पे लगाते हैं, फुल आप भी वही कुछ करना चाहते हैं क्या? और कर रहे हैं वो? नहीं, अगर हम सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं दबे कुचले लोगों को, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें बुराई कहाँ है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं मस्जिद बनाएंगे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि 40-40 बच्चे पैदा करने वाले, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू महिलाएं 4-4 बच्चा पैदा करें, हम तो ये सब नहीं कह रहे हैं ना। हम तो अपने सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं, यहाँ कम्युनिज्म नहीं हो रहा है। अभी आपके देखिए अमित शाह जी ने कहा जवाब ले तो आपने उसमें कि हाँ नावेद सिद्दीकी, क्विक रिप्लाई।
जो बात एमएच खान कह रहे हैं इसमें दम है, क्या ये सत्ता में भागीदारी की बात है या ध्रुवीकरण की बात है? जवाब दीजिए नावेद सिद्दीकी। देखिए, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बात इसमें इसलिए है क्योंकि इन्होंने जब ये शुरुआत की, आदरणीय हमारी मायावती जी ने जो ये बात कही, तो मायावती जी ने सबसे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि हमने कितने मुसलमानों का वोट दिया है। तो मुसलमानों को जिक्र करना, वोट नहीं टिकट दिया है, माफ कीजिएगा, तो कितने लोगों को टिकट दिया है, तो कि अपने आप में कहना ये बात कहीं ना कहीं आज ये वही लोग कर रहे हैं अमीश, जो जिनके पास मुद्दा नहीं है, जिनके विकास का मुद्दा नहीं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आप समझिए, खान साहब की पार्टी है बीएसपी, खान साहब की पार्टी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया आदरणीय मायावती जी ने कि अगर हमारी सरकार अब बनती है तो हम सिर्फ ना पार्क बनाएंगे, ना स्मारक बनाएंगे, ना मूर्तियां लगाएंगे, हम सिर्फ विकास करेंगे। तो हमें इस बात से बड़ी खुशी है, और खुशी इस बात की है कि वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी से मुतासिर हुई हैं, कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव जी के काम से मुतासिर हुई हैं। उनका जो ग्राफ बढ़ा है अखिलेश यादव जी का, उससे उनको थोड़ी सी घबराहट हुई है, और उस घबराहट को देखते हुए जो लगा उनको कि जन सैलाब अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है, कि अखिलेश यादव तो यही है कि हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जी जिस तरफ चल रहे हैं आज विकास करने के बाद, लोग उनके साथ हैं। एमएच खान जवाब। देखिए, ये जो बातें इनकी सिद्दीकी साहब ने जो बातें कही हैं, ये हवाई बातें हैं। अखिलेश यादव जी के रिजीम में ही 300 से 400 दंगे हुए, ये नहीं हुआ। देखिए, उर्दू अरबी फारसी का विश्वविद्यालय किसने दिया? बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। इन्होंने उसके साथ हाथी भी दिए, उसके साथ पार्क भी दिए जी, जिन पर अब उनको पछतावा हो रहा है क्या? जी, पार्क दिए हैं अपने महापुरुषों, अपने देखिए अपने महापुरुषों के लिए क्या इन्होंने नहीं बनाया? इन्होंने मिश्रा जी के नाम पे पार्क नहीं बनाया, इन्होंने लोहिया पार्क नहीं बनाया, इन्होंने बताइए वहाँ क्या आम के पत्ते लगाए? वहाँ पे क्या किया इन्होंने? कबूला है, नहीं कबूला हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब हमारा काम वो पूरा हो चुका है, अब विकास नहीं हुआ। आप जिस नदी से चलते हो, जिस गोमती नदी से चलते हो आप, जो पुल बना है वो पुल हमारी सरकार ने बनाई है, इनकी सरकार ने नहीं बनाई। नावेद सिद्दीकी का जवाब जो कर रहे हैं ये, होल्ड ऑन नावेद सिद्दीकी का जवाब। नावेद सिद्दीकी 10 सेकंड नावेद सिद्दीकी। खान साहब, हाँ बिल्कुल 10 सेकंड। खान साहब ने जो बात कही है, खान साहब देखिए, इंसान जब कुछ नहीं कर पाता है, कोई चीज गलत होती है, तो वो अपनी बात को तेजी से कहने की कोशिश करता है। मायावती ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? बहुत आराम से पूछ रहा हूँ, बहुत आराम से बोलने दीजिए। एमएच खान दंगे हुए कि नहीं हुए? नावेद सिद्दीकी को 10 सेकंड दीजिए बोलने के लिए। मैं नहीं, खान साहब आप एक बात हमको बता दीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अमीश भाई बहुत हमारे होनहार वहां पे एंकर बैठे हुए हैं और बहुत दीगर जर्नलिस्ट हैं। आप ये बता दीजिए कि मायावती जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी कि अब हम आएंगे तो ना पार्क बनाएंगे, ना स्मारक बनाएंगे, और ना हम मूर्तियां लगाएंगे। और हमारे सुन लीजिए, एक हमको 2 मिनट जी 5 सेकंड और दे दिए। मायावती जी ने एक बात बहुत और कही, जब हमारे यहाँ सैफई में महोत्सव हो रहा था और गुलाम अली साहब की बात हो रही थी, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले जो थे, आरएसएस वाले थे, वो बैन लगा रहे थे। उस जमाने में मायावती जी ने गुलाम अली का भी एक कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कलाकारों को भी सम्मान देते हैं। पे बात हो रही है। मैं सीधा रुक करता हूँ संबित पात्रा, आप बहस में देरी से जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ पिछले 10 मिनट में क्या कुछ हुआ है। मैंने पहला सवाल पूछा रंजीत रंजन से। सर आप दोनों का निवेदन मेरा। एमएच खान, नावेद सिद्दीकी, संबित पात्रा, मैंने इस डिबेट की शुरुआत रंजीत रंजन से करी, और जो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला है कि आप किस ध्रुवीकरण की बात करते हैं? जनता के दर्द की आवाज को उठाना क्या ध्रुवीकरण माना जाता है? और इस पर पलटवार करते हुए रंजीत रंजन ने बोला क्योंकि विकास का मुद्दा नहीं है, इस तो ध्रुवीकरण को बीजेपी सियासत बता रही है। लेकिन सुरेश राणा का भी आज एक बयान आया, जो बयान बहुत महत्वपूर्ण है, और उस बयान के अंदर उन्होंने एक बात की कि अगर मैं जीतूंगा तो एक खास इलाके में कर्फ्यू तक लग जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप संबित पात्रा? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी ये निजी बयान था, बीजेपी का नहीं था, जो मैनिफेस्टो है उसके विषय में जिस प्रकार का कल आपने इंटरव्यू भी लिया, हमारे
जिस प्रकार आपने कल अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की इंटरव्यू ली, उसके लिए आपको बधाई भी, और बहुत सारी बातें उन्होंने बिल्कुल खुल के सच्चाई दुनिया के सामने रखी है। नंबर 1, कैराना के विषय में आज यहाँ बात हो रही है। भगवान राम को भी आपने यहाँ पर रखा है डिबेट में, मैं सुन रहा था। मैं एक बात बता दूं और बड़े आदर के साथ में बताना चाहता हूं, पूरे मैनिफेस्टो को आप पढ़िए। अगर पूरे मैनिफेस्टो में 2 लाइन लिखा गया है और ये कहा गया है कि 2014 में जो हमारा केंद्रीय मैनिफेस्टो था उसमें संविधान के अनुरूप चल के हम राम मंदिर बनाएंगे, हम उसी के साथ अडिग खड़े हैं, तो इतनी परेशानी है बाकी लोगों को? बाकी मैनिफेस्टो देख भी नहीं रहे हैं। और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ क्योंकि रंजीता जी बैठी हैं। अब देखिए, 4 दिन पहले राहुल गांधी जी अभी पंजाब में भाषण कर रहे थे। भाषण देते देते अनायास ही उन्होंने कहा, और मैं उनको सम्मान के साथ कह रहा हूं, उन्होंने कहा देखिए मेरी माँ इटली की है और मैं गर्व से कहता हूं, वो आई यहाँ और हिंदुस्तान में उन्होंने राज किया, और इटली की एक कहानी उन्होंने बताई। अच्छी बात है, माँ जहाँ की भी होती है वो गर्व का विषय होता है। माँ के विषय में, इटली के विषय में गर्व से वो कह सकते हैं। मैं अपने परमपिता राम के विषय में अगर 4 शब्द कह दूं, 2 लाइन लिख दूं, तो सबको इतनी परेशानी हो जाती है। क्यों परेशान है भैया? आप पूरे मैनिफेस्टो में राम को 2 लाइन में भी अगर हम लोग उसके विषय में रखते हैं, संविधान के विषय में, आपको उनमें परेशानी। और कैराना को लेकर आपने इतने प्रश्न उठाए कि लगातार लेते रहे तो किसी को तकलीफ ना हो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, साहब सुन लीजिए। नहीं तो तकलीफ ना हो, लेकिन प्लीज बोलने दीजिए, इस प्रकार से डिबेट छोटा हो जाएगा, हम लोग बोल नहीं पाएंगे, फिर ये कुछ डिबेट नहीं हो पाएगा। 30 सेकंड दीजिए रंजीत। कैराना के विषय में जब ये पूरा विषय सामने आया, जब ये विषय सामने आया कैराना का, तो तमाम जगह डिबेट हुई कि ये झूठ है कि सच है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि सच है, पलायन हिंदुओं का वहां से हो रहा है। कोई हिंदुओं का बात नहीं करेगा, खान साहब नहीं करेंगे, सिद्दीकी जी हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। अरे कोई तो बात करेगा। अगर कोई हिंदुओं की 2 बात कर लेता है तो वो बुरा है। मायावती जी सुबह लेकिन कर्फ्यू लग जाना, लेकिन नहीं संबित पात्रा, दोपहर को मुस्लिम हिंदुओं की बात करने में तकलीफ नहीं है, हिंदुओं की बात करने में तकलीफ नहीं है, हक की बात करने में तकलीफ नहीं है, लेकिन कर्फ्यू लगेगा। सुरेश राणा लिखते हैं कि कर्फ्यू लगेगा अगर मैं कहीं जीतूंगा तो। वो बात कहना सही है? आप बता दीजिए, वो बात कहना सही है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं 1 साल में मंदिर बन जाएगा, वो बात कहना सही है? कर्फ्यू लगेगा किस दृष्टिकोण? सुरेश राणा ने बात बोली ना, कर्फ्यू लग जाएगा किस संदर्भ में कहा होगा? मैंने ये बीजेपी का नहीं, किस संदर्भ में कहा मैंने नहीं सुना, मगर अरे भैया, अरे आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आप भी पार्टी में आने वाले हैं क्या? जैसे बाकी लोग छोड़ छोड़ के यहाँ वहां भाग रहे हैं, आप भी आ रहे हैं क्या? वैसे नहीं क्या सुना करो यार, ये यार तू अब ये सब कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं आप? अपने समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसी बातें करिएगा, यहाँ आके सलीके से बात करिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था। अच्छा, नहीं आप देखिए, हमारे से बात करिए तो ढंग से बात करिए, वरना बिल्कुल आपकी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बेढंगी बात हम नहीं सुनते हैं। बात चाहे जी आप नहीं यहाँ पर आप अपना रेडियो जॉकी वाला काम मत करिए। रेडियो जॉकी थे उसको छोड़ के आइए, प्रवक्ता वाला काम करिए। वो रेडियो जॉकी आप थे तो बन जाइए कि रेडियो जॉकी फिर से। अरे क्या निजी कमेंट नहीं है? देखिए, हम तो छोड़ा 24 घंटे बोलते हैं, हम तो सुन रहे थे, इनके बीच में बोल रहे थे, हमने छोड़ा, मोदी ने पकड़ लिया। रेडियो अरे संबित पात्रा रेडियो हमने छोड़ा, मोदी जी ने पकड़ लिया। मन की बात रेडियो पे वही कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, रेडियो का जिक्र कर रहे हो। देखिए ये बहस हो रही है नावेद सिद्दीकी। आप देखिए यूपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, देखिए आप देखिए हम डिबेट का लेवल क्या करना चाहते हैं बताइए। अमीश, मेरा निवेदन है आप लोगों से, निजी हमला किसी पर ना किया जाए, मैं तो कहता हूं, सम्मान करें सबका। बिल्कुल रेडियो की बात आप कर रहे हैं, आप हमारे प्रोफेशन पे मत जाइए। आप जब बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? ओके, संबित नाउ यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, नावेद सिद्दीकी होल्ड डाउन कर दीजिए ना। संबित पात्रा, नावेद सिद्दीकी, ये बता दो संबित साहब, ये अपना पॉइंट संबित साहब ये बता दीजिए, अगर रेडियो आप मुझे मुक्ति दीजिए, मैं अभी जाना चाहूंगा। धन्यवाद। मोदी साहब उस पे क्यों गए? आप डिबेट कर लीजिए इनके साथ, आप इन दोनों लोगों के साथ क्यों बैठ के बैठ रहे डिबेट करिए। धन्यवाद। मोदी साहब रेडियो पे क्यों आ रहे हैं, ये बताइए। संबित पात्रा, मोदी साहब रेडियो पे क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी रेडियो पे आते उस पर डिबेट है क्या? ये रेडियो पे बोलने वाले मोदी रेडियो पे आते उस पर डिबेट है क्या? ये तो रेडियो पे धन्यवाद। संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं आप? धन्यवाद, आप हमें जाने दीजिए, इनके साथ डिबेट करिए। हमें कोई देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे समय मुझे कम नहीं, आपका समय आपको मिल रहा है, आप अपनी बात कहने दीजिए। आपको 30 सेकंड का समय मिला था, मिल गया था, आप अपनी बात रख लीजिए। आप हाँ, देखिए, नंबर 1 मैं इतना कहना चाहता हूं कि इतने बड़े मैनिफेस्टो में हमने सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो किसानों की कर्ज माफी की बात की गई है।
आज उत्तर प्रदेश में जाइए, हर किसान, हर गरीब इस मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहा है, मगर समाजवादी पार्टी और बसपा, मैं तो आश्चर्यचकित हूं अमीश भाई, सुबह उठकर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसी मसले पर होता है कि मुस्लिम वोट कहां करेगा, और एक राम जी की बात क्या आ गई, और इस प्रकार से सुबह से शाम तक राम राम के ऊपर डिबेट होगा, और कैराना में हिंदुओं को मार मार के भगा दिया जाए, हिंदुओं के फेवर में कोई आदमी क्या चू कर दे। अरे कर्फ्यू नहीं, आप हिंदुओं को मार रहे हैं तो स्वाभाविक है वहां कानून अपना काम करेगी। अगर कानून के अंतर्गत 144 लगाना होगा, कर्फ्यू लगाना होगा, आप किसी संप्रदाय के लोगों को मार देंगे, नावेद सिद्दीकी का जवाब जरूरी है। संबित पात्रा आपने बड़ा आरोप लगाया, हिंदुओं को मार रहे हैं, देखिए हिंदुओं को मार रहे हैं, आपने बड़ा आरोप लगा दिया। अब ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? ओके, अब संबित पात्रा आपने अपनी बात कह ली। संबित पात्रा यू मेड योर पॉइंट। नाउ एसपी और कांग्रेस का अलायंस है, मैं जानना चाहता हूं नावेद सिद्दीकी इसका जवाब देंगे या रंजीत रंजन इसका जवाब देंगी? आप दोनों बताइए, आप दोनों में से कौन इसका जवाब देना चाहता है? चॉइस इज योर्स, आप दोनों का चॉइस। सवाल पूछिए, मैं जवाब ना दो। नहीं, रंजीत रंजन आपसे लूं जवाब या नावेद सिद्दीकी से लूं? आपका और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। अरे आप बताइए मुझे। देखिए, आपके चैनल पे बैठकर इन्होंने हमारा गठबंधन है, अगर नावेद जी जाएंगे तो नावेद जी। ओके, नावेद सिद्दीकी जवाब देना चाहते हैं। नावेद सिद्दीकी, stick to topic, that's my humble request. Your time starts now. Sambit Patra, you will not intervene. MH Khan, you will not intervene. Naveed Siddiqui, 40 seconds for you. Go ahead. नहीं, मैं कभी इंटरवीन करता ही नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से बात की है, और अभी जिस तरह से उनके प्रवक्ता, माननीय हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रवक्ता, हम तो भले ही चलिए बहुत छोटे इंसान हैं, रेडियो इंडस्ट्री से रखते हैं ताल्लुक, ये बहुत दीगर दानिश्वर हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे चैनल पे ये कहना अभी कि वहां हिंदुओं को मारेंगे, यहां मुस्लिम को मारेंगे, ये सब बात ना करें चैनल पे बैठ करके। क्यों आपस में मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कर्फ्यू लगने की बात करी, आप साक्षी महाराज जब कुछ बोलते हैं तो आप कहते हैं ये निजी बयान है, साध्वी प्राची को आप कहते हैं वो हमारी पार्टी की नहीं है, गिरिराज के बारे में आप कहते हैं कि चलिए ये उनका निजी बयान है, जब सब आपके लोग जिनको 73 सांसद दे दिए उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश को उन्होंने गोद भी ले लिया, और गोद में ले जा करके उठा के ले जाके सांसद जाके रेलवे लाइन पे छोड़ा है, तो शर्म नहीं आई? किसी छोटे बच्चे को ले जाके रेलवे लाइन पे छोड़ दिया। अरे गोद में लिया था 73 लोगों ने, तो उनके साथ काम कीजिए, उनका जो मैंडेट लिया था उनको मैंडेट के हिसाब से उनकी उम्मीद पे खरे उतरिए, और मुल्क को बांटने का काम छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह यादव ने बोला अखिलेश यादव मुसलमानों का ख्याल नहीं रख पाए, ये क्या था? ये बयान क्या था? देखिए वो नेताजी का बयान जहां तक है, मैं आपको बता रहा हूं, नेताजी का जहां तक बयान था, बाहरी लोग, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारे दल में, बाहरी लोगों पे बात हो गई, अंदरूनी लोगों पे बात आ गई, जवाब नहीं उस सवाल का, तोड़ना चाह रहे थे, सब एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। मैं अंतराल ले रहा हूं, लेकिन संबित पात्रा आप नावेद सिद्दीकी का जवाब देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज आर पार में हम बहस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में ध्रुवीकरण कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है, या फिर ये ध्रुवीकरण है या लोगों का दर्द है। आज आर पार में निर्णायक डिबेट इसी पर। आर पार आप देख रहे हैं, और ब्रेक से पहले बहुत बड़े संगीन आरोप लगाए नावेद सिद्दीकी ने, और इस दौर में संबित पात्रा के पास जाना जरूरी है और कोई इंटरवीन नहीं करेगा। संबित पात्रा, रंजीत रंजन है मेरे साथ, एमएच खान है, नावेद सिद्दीकी है, और प्रवक्ता वीएचपी के विजय शंकर तिवारी भी इस डिबेट में है। संबित पात्रा, ओवर टू यू। जो बात नावेद सिद्दीकी ने कही उसका जवाब, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। देखिए नावेद सिद्दीकी जी ने एक बात सही कही कि चुनावों के समय हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए, कौन किसको मार रहा है इस पर भड़कानी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मगर ग्राउंड की हकीकत क्या है ये मैं नावेद जी से पूछना चाहता हूं। जो कैराना में हुआ, हमने उस विषय को रखा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोई छोटी बॉडी नहीं है और ये कोई सरकार की बॉडी नहीं है। उन्होंने पूरा विषय को तत्वावधान करने के पश्चात ये कहा कि हाँ, वहां से पलायन हो रहा है, वहां पर एक संप्रदाय के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर कानून की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि जब एक संप्रदाय के ऊपर अत्याचार होता है तो कानून अपना आंख बंद कर लेती है। याद रखिए, जब ऐसी परिस्थिति है तो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा, या फिर एक संप्रदाय के लोगों की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, यह भी चिंता का विषय है। और मैं याद दिलाऊं, जहां तक आपने मुलायम सिंह जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुलायम सिंह जी अगर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की चिंता नहीं करती तो ये दूसरे लोग उन पे कुछ थोप दे रहे हैं।
ये बताइए, मुलायम सिंह यादव इनके सबसे बड़े नेता हैं जिनके कारण ये पार्टी चलती है, और वो दूसरे लोग उन पे थोप दे रहे हैं। जब खुद मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि अभी तो केवल 16 लोगों को मारा था, हिंदुओं को जरूरत पड़ती तो और नदी बहा देते खून की, और लोगों को मार देते, तो वो भी तो ध्रुवीकरण कर रहे थे। तो जब खुद सत्ता ध्रुवीकरण कर रही है, हम तो वंचितों की आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्या वंचितों की आवाज भी ना उठाए हम? ओके 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 ओके, नावेद सिद्दीकी 30 सेकंड का जवाब होना चाहिए। रंजीत रंजन वेट कर रही है, मैंने आपको मौका दिया था तब, आपका 30 सेकंड का जवाब होना चाहिए। देखिए, हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए, खासतौर से पहली चीज नेताजी के ऊपर जो बात कही कि नेताजी ने ये बात कही थी कि अगर मारना होता तो हम और को मारते, तो ये बात का पैमाना है कि कौन किस नजर से देख रहा है। देखिए, नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने पैमाने से पहचाना मुझे। तो किसका पैमाना कितना छोटा है, कौन किस नजर से देख रहा है, ये आज आपको आपके चैनल पे पता लग गया। नेताजी ने कहा था कानून हाथ में लेगा, जो भी कानून हाथ में लेगा उसको सजा दी जाएगी। और उसको अगर हम देखें कि ये नहीं देखा था नेताजी ने कि वो किसके ऊपर गोली चल रही है या क्या हो रहा है। नेताजी ने कहा था कानून हाथ में लेने वाला इंसान कोई नहीं बख्शा जाएगा, जो कानून हाथ में लेगा, क्योंकि कानून से बढ़ के कोई नहीं है। तो इनका पैमाना सोच का ये है, इन्होंने उसको ये सोच लिया कि नेताजी कह रहे हैं हमने इतने हिंदू मारे, अभी हम और मारेंगे। ये गलत बयानी करके, यही करके ये लोग, देखिए ये ध्रुवीकरण क्या है, ये क्या है, ये यही है जो आपके चैनल पे कर रहे हैं। और इनके एक तरफ तो इनके जो मुखिया है वो कहते हैं 125 करोड़ लोगों का साथ, और दूसरी तरफ अपने कुछ सांसदों को छोड़ रखा है कि तुम जाओ इस तरह की बातें करते रहो ताकि ध्रुवीकरण ये सारी चीजें चलती रहें, और तुमको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उस तक नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, और 3 साल में बता दीजिए कि कौन से सांसद के ऊपर कार्रवाई हुई है, बता दीजिए कौन से नेता को पार्टी से निकाला गया है, बल्कि और उनको सम्मान दिया गया है, बताइए। जी जी जी, मैं संबित पात्रा आपका रिप्लाई लूंगा, लेकिन इस समय मेरे को विजय शंकर तिवारी और रंजीत रंजन के पास जाना है। रंजीत रंजन, क्या सेकुलरिज्म का असल चेहरा, का असली चेहरा यही है कि एक खास वर्ग का तुष्टीकरण किया जाए? वो वर्ग किसी भी तरफ का हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखिए ये खुद बोलते हैं कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 साल से समाजवादी भी उत्तर प्रदेश में राज कर रही थी, तो ये किस तरह के ध्रुवीकरण और विकास की बात थी वो रिजल्ट बता देता है। और 2.5 साल में जिस तरह से आपकी सत्ता हिली है, और आज 2.5 साल के बाद आप पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, आपने जो घोषणा पत्र दिया, एक बार फिर उसमें किसान का मुद्दा है, गाँव का गाय का मुद्दा है, आपका सड़क का मुद्दा नहीं है, आपका कास्ट का मुद्दा है, आप हेलीकॉप्टर चलाएंगे जहां पर हिंदू धार्मिक स्थल है, आपका आरक्षण का मुद्दा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये घोषणा पत्र में डेवलपमेंट की भी बहुत बातें हैं। आप कह रहे हैं गन्ना किसान का 6,000 का ऋण माफ करेंगे। अरे आप सेंट्रल में तो आए थे यही सब कह के, काला धन लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और अब जब उत्तर प्रदेश में भाषण देने की बात आई है तो एक भी 2.5 साल का कोई डाटा नहीं है आपके पास। जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि हर साल अपनी रिपोर्ट चुनाव तो देश का नहीं है, अगर आप चुनाव तो उत्तर प्रदेश का है। आपने नहीं, मेरा पॉइंट है इसमें, मेरा एक पॉइंट है, चुनाव तो देश का है, रिपोर्ट कार्ड तो आपको अखिलेश से मांगनी चाहिए थी, जिसके साथ आपने जॉइंट वेंचर कर लिया है। मैंने सबका सुना, मेरा सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकती। मेरी बात बताइए, नहीं आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, काउंटर क्वेश्चन होगा, काउंटर क्वेश्चन होगा। बोलिए अपनी बात। आप ध्रुवीकरण पे बोलने वाली थी। करते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम ध्रुवीकरण पे ही बोल रही हूँ। आप सुनिए, समझिए क्यों आप इंटरेस्टेड है खाली हिंदू मुसलमान की बात हो। मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ जो ये लेकर आए थे। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड विकास और डेवलपमेंट का है और आपने सही में किसान के लिए 2014 से अभी तक पूरे देश के लिए काम किया, तो वो रिपोर्ट कार्ड लेकर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा रहा है? 1 मिनट हो गया। जवाब। ओके, विजय शंकर तिवारी जवाब देना चाहते हैं। ओके मैं सीधा सवाल रख लेता हूं। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान की बहस इस डिबेट के अंदर हो रही है। इमरान मसूद हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे।
जिनको आपने सहारनपुर से टिकट दिया है, और मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं। यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। ओके, विजय शंकर तिवारी, मैं बीजेपी के ऊपर, होल्ड ऑन मैडम, यू मेड ए पॉइंट, बीजेपी के ऊपर आप लोग एक बर्डन है, वीएचपी एक बर्डन है क्या? देखो अमित जी, मैं पार्टीगत कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, मैं जमीन की सच्चाई की बात करता हूं। क्या है सच्चाई? मैं बता रहा हूं, जिसको अब तक नजरअंदाज किया गया है। कैराना 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 अभी तक चर्चा हो रहा है, और कैराना एक सच्चाई है। कैराना क्या सच्चाई है? कैराना से पलायन हुआ, और बड़ी मात्रा में हिंदुओं का पलायन हुआ, और वहां जब टीम भेजी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हिंदुओं के विपक्ष में अपनी रिपोर्ट देती हैं, और जो जाते हैं कैराना जाते हैं, जहां से कैराना से पलायन हो करके जो हिंदू बाहर गया, उसके घर उसकी पीड़ा पूछने कोई नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत है, विडंबना देखिए, भारत में अल्पसंख्यक आयोग कौन जाता है? हिंदू समाज जाता है। जिसको पीड़ा किसको है? हिंदू समाज को है। हिंदू समाज अपनी पीड़ा लेकर के अल्पसंख्यक आयोग अपनी रंजीत रंजन कुछ कहना चाह रही है, काउंटर करना चाह रही है आपको। ये विडंबना है। रंजीता जी भी कई चर्चा कर रही थी, मैंने आपको कहा है कि मैं किसी पार्टीगत कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं जमीन की सच्चाई बात रंजीत रंजन कि इस देश में पद्मावती का विषय, बस अमित जी 20 सेकंड जी पद्मावती का विषय कल आया। अब पद्मावती आप कहां से ले आए? नहीं, अरे ये एक बहुत सारे विषय हैं। जेएनयू में बात होती है, हम अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं, तो हमारा विरोध होता है। हमारा विरोध क्यों होता है भाई? आप कैराना में हम हिंदुओं के साथ खड़े हो गए, हमारा विरोध होता है। क्यों होता है भाई? जमीन की सच्चाई, हिंदुओं को प्रताड़ित करने की इस भारत में अल्पसंख्यक माध्यम हो रही है। ओके। इसको अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो ये हिंदुओं के साथ अन्याय होगा। नहीं, देखिए, अभी आप पद्मावती भी बीच में ले गए, आपने 3-4 पॉइंट्स को इकट्ठे लाके जोड़ दिया। ओके, रंजीत रंजन मुस्कुरा रही है, लेकिन आपका जवाब जरूरी है। 30 सेकंड का टाइम रंजीत रंजन, एंड रिप्लाई टू विजय शंकर तिवारी। देखिए, आप जिस ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, उनके जवाब में ही सामने आ गया कि किस तरह से वो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत शेमफुल बात है, और इसी का जवाब, मुझे बहुत लंबी बहस में नहीं जाना है, इसका जवाब आप थोड़ा वक्त और रुकिए। उत्तर प्रदेश बहुत जबरदस्त तरीके से देगा, पंजाब बहुत जबरदस्त तरीके से देगा, और एक्चुअली में मैं फिर कहूंगी कि आपके प्रधानमंत्री के चुनाव के भाषण सुनिए, आपको समझ आ जाएगी कि उनके पास अपना एक भी मुद्दा नहीं है। कभी आप खराब है, कभी कांग्रेस खराब है, कभी वो खराब है, अपना कोई मुद्दा नहीं है। और आप रिजल्ट देखिएगा कि जिस तरह की राजनीति, बोलिए जी, संबित पात्रा, रिप्लाई आपकी रंजीत रंजन को। देखिए, रंजीत रंजन ने एक विषय उठाया कि रिपोर्ट कार्ड के विषय में कब बात, ये अच्छा लगा मुझे जान के कि रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जिस प्रकार की बातें कर रहे थे वो हम कहीं ना कहीं घोषणा पत्र से बाहर जाके बातें करते। एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड में रख देता हूं यहाँ पे। जब हम सत्ता में 2014 में आए, उत्तर प्रदेश में जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और जो गांव अंधेरे में रहते थे, उनकी संख्या थी 1536 गांव। जब से हम सरकार में आए, दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से यहां बिजली पहुंचानी चालू की। 2014 से लेकर 2016 के बीच में 1432 गांव, लगभग 94.2% के स्ट्राइक रेट से हमने बिजली पहुंचाई। यही अखिलेश सरकार 2012 से 2014 ये बात जो संबित पात्रा बोल रहे हैं, ये बात केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोलते? ये बात सुरेश राणा क्यों नहीं बोलते? ये बात योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? ये तीनों क्यों नहीं बोलते? ये बात गलत है। ये पेश करें ये आंकड़ा, अगर आपके पास ये आंकड़ा है। मैं जवाब दे देता हूं। वो बात ध्रुवीकरण की करते हैं बार बार। मैं जवाब देता हूं। ना अमित जी, पहले इनको बोलिए अपना आंकड़ा। मैं जवाब दे दूं। अमित जी ने मुझे सवाल पूछा है, मैं रंजीत बहन, मैं जवाब दे दूं। रंजीत बहन, मैं संबित जी, आपका आंकड़ा गलत है। रुक जाइए, उत्तर दे। आपका आंकड़ा गलत है। नहीं, आंकड़ा गलत है तो आप आंकड़ा गलत है तो आप पहले आंकड़े लेके आइए, फिर बोलिएगा। मैं बिल्कुल होमवर्क के साथ आता हूं, कुछ गलत आंकड़े लेके नहीं आता हूं। और जहां तक अमीश जी का सवाल था कि केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं, वो क्यों नहीं ये सब बोलते? आपने बोला 1532 गांव। अरे रुक जाइए, संबित जी, अरे कैसे शुरू? एक सवाल पूछा है एंकर ने मुझे, मैं जवाब नहीं दूं क्या? अरे एंकर ने मुझे सवाल पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूं।
30 सेकंड दीजिए। गलत है भैया, आंकड़ा बिल्कुल सही है, मैं चैलेंज करता हूँ। ना बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है। 1536 गांव में बिजली नहीं थी, 1432 गांव में बिजली। ओपन फ्लोर आप चैलेंज करिए, आप कुछ भी करिए, ओपन फ्लोर है। 2 ओवर चैलेंज करिए, हाईकोर्ट चले जाइए कल। नहीं 8 बजे डिबेट समाप्त हो जाएगी, 9 बजे तो कल हाईकोर्ट बंद होगा, कल सुबह हाईकोर्ट चले जाइएगा, चैलेंज कर दीजिएगा कि संबित पात्रा गलत बोल रहा है। डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव होते हैं ये बता दीजिए, तो आप हाईकोर्ट जाइएगा चैलेंज करने। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव होते हैं बता दीजिए। अब हो गया, चैलेंज कर दीजिएगा। मुझे राहुल गांधी ना मुझे क्या राहुल गांधी सोच रखा है, मुझे राहुल गांधी सोच रखा है क्या ये टीचर खेलेंगे आप मेरे साथ बैठ के यहाँ पर कि एक विधानसभा में कितने गांव होते हैं, एक एमपी के अंदर कितने विधानसभा आते हैं, ये सब मुझसे पूछेगा। ये राहुल बाबा को पूछिए, ये राहुल बाबा को पूछिए, ये राहुल बाबा को पूछिए कि हिंदुस्तान में कितने गांव हैं, वो बता भी नहीं पाएंगे। 6 लाख गांव हैं, बता भी नहीं पाएंगे आपको राहुल गांधी। पूछ लीजिएगा जाके आप राहुल गांधी। मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान में कितने। अरे भैया मुझे अपना नाम पता है, मगर ये टीचर ओहो हेडमिस्ट्रेस मैडम हो गया। ये आप राहुल जी से पूछिएगा। जो सवाल अभी अमीश जी ने पूछा उसका जवाब दे दूं। अमीश जी, आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य ये बातें क्यों नहीं पूछते हैं। आप जिस दिन हमारा घोषणा पत्र रिलीज हुआ उस दिन की पूरे फुटेज निकालिए। आपका ईटीवी भी आप ही लोगों का है, पूरा भाषण दिखाया गया ईटीवी में। बिल्कुल डेवलपमेंट की बात सुबह शुरू से लेकर अंत तक हुई। अंत में जाके तो वहां सब बताया उन्होंने, बिजली के बारे में बताया, सड़क के बारे में बताया। मगर आप देखिए ये जो डिबेट भी होता है उसमें भी चटके फटके पॉइंट हम लोग को आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शायद वही दिखाया जाता है। मगर हमारे जो अध्यक्ष है यूपी के, वो बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं आपको कुछ संबित पात्रा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आपके अध्यक्ष ने वहां पर काफी कुछ बोला, लेकिन कुछ बयान मैं आपको बता देता हूं, आप भी खुद बता दीजिए ये सही है। मैं आपको पहला बयान बताता हूं केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं बीजेपी की सरकार बनी तो आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल जाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी आजम खान को अखिलेश ने क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया। सपा का आरोप आया ध्रुवीकरण की कोशिश है। दूसरा बयान सुरेश राणा का, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि अगर मैं जीता तो एक पर्टिकुलर इलाके में कर्फ्यू लग जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 1 साल में राम मंदिर बन जाएगा। इशारा साफ है, आप लाइन कौन सी ड्रॉ करना चाहते हैं बताइए संबित। 1 साल में राम मंदिर, उसका उदाहरण देता हूं, 1 साल में राम मंदिर बन जाएगा। 20 सेकंड देखिए, ये आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूं। इसने आपने सुब्रमण्य आपके चैनल ने सुब्रमण्यम स्वामी का भी इंटरव्यू लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जी से आपने यही पूछा था, उसका उन्होंने टेक्निकल जवाब दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं दरखास्त दूंगा कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और इस विषय को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए ताकि मंदिर बने। दूसरा है कंसेंसस से भी बन सकता है। नावेद जी बैठे हैं यहाँ, खान साहब बैठे हैं, दोनों मेरे भाई हैं, दोनों मेरे भाई हैं। सिद्दीकी साहब और खान साहब मेरे भाई हैं। देखिए मैं जानता हूँ दोनों चाहते हैं कि राम मंदिर बने, दोनों चाहते हैं राम मंदिर बने। आज आप यहाँ पे न्यूज इंडिया में बोल दीजिए कि राम मंदिर बनाएंगे, आप लोग मदद करेंगे तो 1 साल से पहले बन जाएगा राम मंदिर। अगर नावेद भाई और खान भाई दोनों हम एक हो जाए और घोषणा कर दे। मैं अंतराल ले लेता हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार का निष्कर्ष होगा। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और अब निष्कर्ष, और आज का निष्कर्ष यही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको विकास चाहिए, सबको नौकरी चाहिए और सबको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कृपया करके तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस पे ध्यान दें। फिलहाल आर पार के निष्कर्ष में थे। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया, जहां खबर कभी नहीं रुकती।